Hello everyone, in this video we will learn chapter number 12 of class 8 science named friction. Okay, so let's start learning about friction with some questions. तो आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा and you might have seen that drivers of any vehicle, let's say car or truck, just slowing down their vehicle in front of this traffic light. You have seen एंड और भी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप कभी साइकिलिंग कर रहे हो एंड यू वांट टू जस्ट स्लो डाउन योर साइकिल. अपनी साइकिल को आप स्लो डाउन करना चाहो तो आप क्या करते हो? यू जस्ट अप्लाई ब्रेक्स ऑन इट. अपने मतलब कि जो साइकिल के ब्रेक्स होते हैं उन्हें आप अप्लाई करते हो. सो हैव यू एवर वंडर्ड और हैव यू एवर थॉट दैट वाई दिस हैपन्स? अगर हम लोग किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है? स्लो डाउन होने लगता है. वाई इट इज़ हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से दैट देयर इज अ बनाना पील ऑन रोड एंड यू एक्सीडेंटली जस्ट पुट योर लेग ऑन इट. व्हाट हैपेंस? यू जस्ट स्लिप्ड डाउन. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप किसी वेट और मतलब कि गीली और स्लिपरी सी जगह पे अपना पैर रखोगे, सो व्हाट विल हैपन? यू जस्ट फॉल डाउन. वाई इट इज़ हैपनिंग? आप स्लिप क्यों होते हो? सो वी विल सी अबाउट इट इन दिस वीडियो. ओके, सो अभी हम लोग फ्रिक्शन को समझेंगे विथ सम एक्टिविटी. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज रिटन. जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. हमें क्या करना है? दिस एक्टिविटी इज वेरी सिंपल, यू ऑल्सो ट्राई इट. सो वी हैव टू जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. अगर आपके पास टेबल है, एक टेबल ले लो और उस पर एक बुक रख लो और उसको जेंटली पुश करो, मतलब धीरे से बस धक्का टाइप कर दो. फिर क्या होगा कि यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. वो कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा ना, रुक जाएगा. दिस इज वेरी कॉमन थिंग. रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक बैक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. अगर बुक को आपने इस साइड से पुश किया है, सो नाउ आफ्टर दैट यू पुश बुक फ्रॉम दिस साइड. इस साइड से पुश करो. ओके, सो डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? क्या बुक इस बार भी स्टॉप हो गई? मतलब कि जब आपने इस बार पुश किया था तब तो बुक स्टॉप हो गई थी. क्या इस टाइम भी बुक स्टॉप हो गई? ओके, सो आई एम शोइंग यू सम फिगर्स. सी, हमने बुक को पहले इस साइड से पुश किया. इन दिस फिगर हमने बुक को इस साइड से पुश किया और वो कुछ दूर जाके रुक गई. देन हमने इस साइड से पुश किया, तब भी वो कुछ देर जाके रुक गई. मतलब कि दोनों ही फिगर्स में यू कैन सी दैट बुक थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके रुक जा रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मोशन है जो बुक को अपोज कर रहा है. मतलब कि जैसे बुक मोशन में है, बुक इस साइड जा रही है, तो क्या हो रहा है ना कुछ तो होगा ना जो बुक को रोक रहा हो आगे का मोशन कवर करने के लिए. सो दिस इज, ये जो फोर्स है जो बुक की मोशन को अपोज कर रहा है, जो बुक की मोशन के उल्टा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसी फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंड तो जैसे कि मान लो हम एक बुक लेते हैं, दिस इज़ अ बुक, और मैं बुक को इस डायरेक्शन में पुश करूँ. सो व्हाट हैपेंस? बुक थोड़ी दूर पे जा कर के फिर ऐसे ही रुक जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो मोशन है ये बुक का मोशन है, बुक इस साइड मूव करी, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस साइड है? जस्ट ऑपोजिट टू बुक. बुक के जस्ट ऑपोजिट में फ्रिक्शन का डायरेक्शन है. ओके, एंड दिस फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल कि बुक क्यों रुक गई कुछ दूर जा कर के. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्लावर पॉट का. तो ये जो फ्लावर पॉट है, अगर हम इसको इस साइड से थोड़ा सा धक्का देंगे तो क्या होगा? ये कुछ दूर जाके रुक जाएगा. सो इसका मोशन किस साइड है? इस साइड है. लेकिन फ्रिक्शन का मोशन किस साइड होता है? दिस साइड. तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस. तो जो स्प्रिंग बैलेंस है, व्हाट इज दिस? स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है कि कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. सो स्प्रिंग बैलेंसर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो स्प्रिंग बैलेंसर ये क्या करता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मेजर करता है. ओके, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें क्या क्या होता है? एक होता है कॉइल्ड स्प्रिंग, और ये जो कॉइल्ड स्प्रिंग है वो क्या होती है ना, स्ट्रेच हो जाती है.
when a force is applied to it, it just stretched. Okay, and this stretching of spring is measured by a pointer. और ये जब ये stretch होती है तो एक pointer होता है जो इसको measure करता है, and this pointer is moving on a graduated scale. Okay, so the reading of the scale gives the magnitude of the force. और इससे हम क्या measure करते हैं? Magnitude of the force. So in recap हम बोल सकते हैं कि जो spring balance है ये एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स. और इसमें क्या क्या होता है? कॉइल स्प्रिंग एंड पॉइंटर एंड अ ग्रेजुएटेड स्केल. सो लेट मी शो यू स्प्रिंग बैलेंस. दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, तो इसमें एक कॉइल है, एक पॉइंटर है एंड अ ग्रेजुएटेड स्केल. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो फ्रिक्शन कॉज क्यों होता है? पहले तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, एंड अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों होता है, वाई, इसका कॉज क्या होता है. ओके, तो फ्रिक्शन क्यों कॉज होता है? कोई से भी दो सरफेस होती है, सच एज लेट्स से ए एंड बी, ये दो सरफेसेस है, तो इनके बीच में जो इरेगुलरिटी होती है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो एक दूसरे में क्या हो जाती है ना, लॉक हो जाते हैं. इस तरीके से ऐसे लॉक हो जाएंगे. तो जब लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि उन्हें मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जब हम उनको यहाँ से पुश करेंगे, सो व्हाट हैपन कि हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए. ठीक है, सो ऑन रफ सर्फेसेस देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी. जैसे कि आपको कोई सी भी सरफेस बहुत प्लेन सी दिख रही हो, लेकिन वो प्लेन नहीं, अगर हम उसको अच्छे से देखोगे, मतलब कि अगर उसे जूम किया जाए या फिर उसे देखा जाए स्कोप से, तो क्या होगा ना, उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ नज़र आएंगी. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी इतनी स्मूथ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, तो वो सरफेस पे कितनी इरेगुलरिटी होगी जो आपको आपकी नेकेड आई से ही रफ दिखती है. तो हमने स्टार्टिंग में बुक को पुश करके उसमें पता किया था ना कि फ्रिक्शन क्या होता है. सो अभी ये देखो, यही बुक टेबल पे रखी हुई है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके सरफेसेस को दिखाया जा रहा है. अभी तो आपको दिख रहा होगा कि जो टेबल है वो एकदम प्लेन है एंड बुक भी एकदम प्लेन ही टाइप की दिख रही है. सो नाउ लेट अस सी हियर. ये देखो, ये सरफेस ऑफ बुक, जो ब्लू कलर का है सरफेस ऑफ बुक है, और ये टेबल की सरफेस है. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बुक की सरफेस है वो सरफेस ऑफ टेबल पे क्या हो गई है? लॉक हो गई है. तो जब अब इसको कोई मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो दिस वॉज जस्ट कॉज ऑफ फ्रिक्शन. हमने दो टॉपिक्स क्लियर कर लिया. फर्स्ट इज कि what is friction and second is why it is caused. Okay, so now let us move to the next topic, that is types of friction. अब friction के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन. ये 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, सो यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड, अभी देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो बॉक्स है और ये जो ग्राउंड का सरफेस है, इसमें क्या होगा ना, इसमें भी क्या होगी? इरेगुलरिटी होगी और वो एक दूसरे में क्या हो गई होंगी? लॉक हो गई होंगी. सो व्हेन अ पर्सन जस्ट पुश इट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ इतना तो हमने देखा था. तो जो ये इरेगुलरिटी लॉक हो जाती है ना, तब क्या करना होता है? जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है फ्रिक्शन के लिए. ठीक है, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा. तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. वंस मोर, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करना हो जो रेस्ट में हो. ठीक है, आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करना हो जो रेस्ट में हो, मतलब कि जो रखा हुआ हो और आपको उसे मूव करना है. सो व्हाट विल हैपन कि आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए. तो इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक मोशन में, जैसे कि मान लीजिए बॉक्स लेते हैं, अभी इस बॉक्स को कोई मतलब कि पुश करके इसको मोशन में कर दिया हो और अभी वो हट के, मतलब कि वो जैसे ही हटा आप उसको फिर से पुश करने लगे, तो क्या होगा ना, आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रिलेटेड टू इफ़ वी कंपेयर इट टू स्टैटिक फ्रिक्शन. नहीं तो फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 अलमीरा हैं. ठीक है, 2 अलमीराज हैं और एक अलमीरा बस ऐसे ही मोशन में है और आपको इसे पुश करना है, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. या फिर अगर कोई इसको ऑलरेडी ढकेल रहा हो और आप जाके वहाँ पे पुश करने लगो एंड देन वो हट जाए और आप उसको ऐसे ही धकेल रहे हो, तो कब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? इन दिस सिचुएशन.
सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन और दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उससे कम होता है। द लाइन्स विच वी आर सेइंग इज जस्ट फॉर इंडिकेशन कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। अब क्या है कि उसी अलमीरा को, सेम अलमीरा हम लेते हैं और उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगा देंगे। तो क्या होगा कि वो रोल होके, मतलब कि उसको मूव करना फिर बहुत ईजी रहेगा। या फिर वो सूटकेस आपने देखा होगा जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको भी रोल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है और कैसे हानिकारक है। सो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है कि जो फ्रिक्शन होता है इसी की वजह से आप ग्राउंड पे मूव कर पाते हो और बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन के लिए ये फ्रिक्शन बहुत एडवांटेजेस लाता है। ओके, और अगर हम एक और एग्जांपल लें तो जो कार में ब्रेक्स होते हैं, जब हम उसे यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, कार जो होती है स्टॉप हो जाती है। जैसे कि हमने अपने मतलब कि स्टार्टिंग में यही मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। सो ब्रेक्स इन अ कार मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप इट। तो मतलब कि जो ब्रेक्स होती हैं कार्स में, वो फ्रिक्शन का यूज़ करके कार को स्टॉप करती हैं। एंड आपने पढ़ा था क्लास 6 के ज्योग्राफी में कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जब भी वो मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आग लग जाती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एंड वन मोर वेरी कॉमन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज कि जब विंटर्स में आप अपने हैंड्स को रब करोगे, सो व्हाट हैपन्स कि आपके जो हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये भी एक फ्रिक्शन का एडवांटेज है। वैसे तो जो फ्रिक्शन है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कितने एडवांटेजेस बताए हैं, 4 एडवांटेजेस। ओके, तो वैसे अगर आप बुक्स में देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, मतलब कि एडवांटेज का उल्टा, जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, मतलब कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जो फ्रिक्शन होता है, जब वो क्या करता है ना कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होती है, एनर्जी की वेस्टेज होती है। ओके, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, सो फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा था कि जो फ्रिक्शन होता है, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इससे क्या होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी मोशन को ये रोक देता है या फिर स्लो कर देता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस। और जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो क्यों होती हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होती हैं। मतलब कि जैसे 2 ट्रीज़ है, वो मतलब बहुत हवा चले या फिर कुछ भी हो, तो जो सटे हुए ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं ना, एक दूसरे से रब होने लगते हैं, एक दूसरे से घिसने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है और उनमें आग लग जाती है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। एंड नेक्स्ट इज a plenty of money goes into preventing frictions and the usual wears and tears causing by using techniques like greasing and oiling. So this was all about disadvantages and advantages of friction. So let us move to the next topic, that is increasing and reducing friction. ओके, तो फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ्रिक्शन को कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। सो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। सो लेट अस सी। सबसे पहले तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब होता है कम करेंगे। ओके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो ऐसे सर्फेसेज हैं, वन इज ऑफ टेबल एंड सेकेंड इज ऑफ बुक। एक बुक का है और एक टेबल का है, तो जब ये एक दूसरे में लॉक हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको मूव करना बहुत हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कुछ ऐसा अप्लाई कर सकते हैं जिससे क्या हो कि ये लॉक ना हो। अगर ये लॉक नहीं होंगे तो इन्हें हम इजीली मूव कर सकते हैं। सो जो भी सब्सटेंस हम इन दो सरफेसेस के बीच में अप्लाई करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट।
तो यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट में रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेकेंड इज पॉलिशिंग, अगर हम उसे पॉलिश कर दें तब भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग का यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाई स्ट्रीम लाइनिंग, अभी स्ट्रीम लाइनिंग क्या है, 6th में आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो 9th चैप्टर में कि स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके सामने ऐसा कुछ होता है ना, ये जो नोक टाइप का होता है, इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। या फिर अगर आपने किसी फ़िश को देखा होगा, फ़िश का जो आगे का साइड होता है, मतलब उसका जो मुंह का पार्ट होता है वो क्या होता है कि वो भी स्ट्रीमलाइंड होता है। तो इससे भी फ्रिक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। एंड वन मोर थिंग कि हम फ्रिक्शन को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। सो यू माइट हैव सीन दिस बार्स ऑन टायर्स एंड दिस शूज़, अपने शूज़ को उल्टा करके देखो, जो उसके शूज़ होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा जैसे बार्स टाइप का बना हुआ रहता है, उससे क्या होता है ना, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। एंड यू कैन सी दिस टायर ऑल्सो, अगर ऐसा ना किया जाए तो आप चल नहीं पाओगे, आप फिसल जाओगे, ठीक है। और अगर टायर्स में ये बार यू जिगजैग ना किया जाए, सो व्हाट हैपन्स कि आपका जो टायर है या फिर किसी भी व्हीकल का टायर है वो व्हीकल से स्लिप हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैसेस। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसा फ्रिक्शन जो किससे रिलेटेड हो, लिक्विड से या फिर गैसेस से। इसका मतलब वाटर से एंड एयर से। सो लेट अस सी, सबसे पहले हम एयर से देखते हैं कैसे कि हवा में फ्रिक्शन होता है या नहीं। तो आपने देखा होगा एरोप्लेन में, एरोप्लेन के सामने वाला जो नोक होता है सी, लेट मी जूम इट इन, जो ये सामने का नोक है, सामने का जो पार्ट है वो एकदम नुकीला टाइप का है, बहुत नुकीला नहीं है फिर भी स्ट्रीमलाइंड है। तो ये जो शेप होता है इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ओके, इसीलिए एरोप्लेन्स जनरली सामने से क्या होते हैं, थोड़े से नुकीले टाइप के होते हैं। ओके, देखो ये बिलो बॉटम से है। एंड पानी में भी यही होता है, शिप्स जो होती है उनका ये जो होता है, शिप्स का आगे वाला पार्ट जो पानी के टच में रहता है वो भी ऐसा नुकीला टाइप का रहता है। क्यों रहता है, ताकि ये फ्रिक्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैसेस, और यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसे स्ट्रीमलाइंड बना देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। थैंक यू।